Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पुनीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप। हेलो जी पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं Arjun Chaudhary. Domestic stocks declined more than 1.5%. Sensex closes below 59,000 mark. Nifty settles below 17,600 level. Finance Minister Nirmala Sitharaman appeals to medium, small and micro enterprises for early adoption of technology and digitization. And Brent crude oil prices hover around $92 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में आज फिर गिरावट। प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक लौट के। सेंसेक्स 59,000 के स्तर से नीचे हुआ बंद। निफ्टी 17,600 के नीचे फिसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमियों से टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण को शीघ्र अपनाने का आह्वान किया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $92 प्रति बैरल के आसपास पहुंची। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला आज भी जारी रहा और प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक नुकसान के साथ बंद हुए। एक ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से नकारात्मक संकेत मिले, दूसरी ओर निवेशकों के बीच मुनाफा वसूली की धारणा अधिक बढ़ गई। सेंसेक्स 59,000 के स्तर से नीचे चला गया, जबकि निफ्टी 17,600 के स्तर से नीचे आकर बंद हुआ। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,056 अंक यानी 1.76% घटकर 58,878 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 326 अंक यानी 1.82% नुकसान के साथ 17,551 पर बंद हुआ। छोटी और मझौली कंपनियों के प्रदर्शन पर ध्यान दें तो इनके शेयरों की बिकवाली अपेक्षाकृत अधिक रही। सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में यहां बिकवाल अधिक हावी रहे। बीएसई मिड कैप इंडेक्स कारोबार के अंत में 2.9% घाटे में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 2.4% के आसपास कमी के साथ बंद हुआ। Sensex and Nifty today plunged more than 1.5%. Both stock indices fell amid negative cues from the other global share markets. Sensex closed below the 59,000 mark, while Nifty settled below 17,600 level. Sensex declined by 1,056 points, 1.76% to finish at 58,878. Nifty also fell by 326 points, 1.82% to end at 17,551. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index slipped 2.9% and the small-cap index ended 2.4% down. In the Sensex 30 pack, all companies witnessed losses except IndusInd Bank, which posted gains of 2.6%. Ultra Tech Cement tumbled 4.5% and Tech Mahindra plunged 4.4%. Infosys declined 3.7% and Mahindra ended 3.6% down. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all 19 sectors logged losses. The Realty Index tumbled 3.5% and IT sector plunged 3.4%. Basic materials and tech, both sectors declined around 3% each. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 972 companies gained while 2,532 companies fell. Shares of 106 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर हुआ, 79 रुपए 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक
अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 0.19% बढ़कर 109.94 पर चल रहा था। पुनीत जी, बाजार में पिछले 2-3 सत्रों से हम लगातार कमजोरी का प्रदर्शन देख रहे हैं और आज छोटी और मझौली कंपनियों में भी अपेक्षाकृत अधिक बिकवाली हमने देखी है। किन अर्थों में ले रहे कारोबार को? मनोज जी, जैसे आपने कहा कि ये सप्ताह जो था काफी रोचक भी था और मैं कहूंगा काफी उतार चढ़ाव भरा था। शुरुआती दौर में हमने देखा कि पूरी विश्व के जबकि बाजार नीचे थे तो उसके सामने भारतीय बाजारों में तेजी बनी रही। पहले 2 दिन हमने देखा और वो बड़ा सरप्राइजिंग था कि हमारे इंडस्ट्रीज, हमारे मार्केट्स ऊपर थे। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स तब भी बहुत नेगेटिव थे, लेकिन बाद में शायद सस्टेन्ड सेलिंग है, एफआईआई की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भी सेलिंग रही है। तो वहां पर कुछ मैं कहूंगा कि धैर्य कम हुआ इन्वेस्टर्स का और उन्होंने या तो प्रॉफिट बुकिंग करी या उन्होंने थोड़ा सेलिंग करी। आज कुल मिलाकर बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, लेकिन पूरे अगर सप्ताह को देखें, पूरे वीक में निफ्टी करीब 1.7%, 1.8% की गिरावट देखी हमने, 2% गिरावट थी। लेकिन जो बैंक निफ्टी था उसमें अगर हम सप्ताह को देखें तो 1% उसमें बढ़त आई। और इनफैक्ट कल येस्टरडे बैंक निफ्टी ने अपना 1 साल का सबसे ऊंचा स्तर छुआ और आज भी उसमें बहुत गिरावट नहीं थी। तो क्लियरली बैंकिंग स्टॉक्स तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। जो सबसे बड़ा जो गिरावट हम देख रहे हैं वो आ रही है आईटी स्टॉक्स में, और इस पूरे सप्ताह में आईटी सेक्टर इंडेक्स जो है वो करीब 7% गिरा और वो सब काफी बड़ी वेटेज है उसकी, क्योंकि उसमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां उस इंडेक्स का हिस्सा हैं और उसमें 7% हमने गिरावट देखी। तो मैं ये कहूंगा कि हालांकि ओवरऑल इंडेक्स नीचे था, उसके अंदर थोड़ी कमजोरी भी थी, लेकिन इंटरनल अगर हम देखें तो ज्यादा जो गिरावट आ रही है वो आईटी सेक्टर की वजह से आ रही है, ना कि बैंकिंग या जो दूसरे क्षेत्र हैं वहां पर अभी ठीक है सिचुएशन। Puneet, is that because of the American depository receipts, these stocks, IT bellwether stocks, which are traded on Sensex and Nifty, are also traded on the American stock markets, where NASDAQ has seen the market go down by as much as 5 or 6%? Absolutely. In fact, these large TCS, Infosys, Wipro, they're all listed on NASDAQ through the ADRs. And when NASDAQ falls very sharply, then clearly these stocks suffer and that is reflected in Indian markets. However, the fundamental reason why IT stocks are under such tremendous pressure in India and abroad is because markets believe that because of interest rate hikes in US, we are likely to see a recession in the United States next year. And because IT sector stocks are growth stocks, and they will be hurt the most by a recession in the economy. And therefore, we have seen the NASDAQ also go down by more than 30% from peak against Dow Jones, which is down by only about 10-11%. So clearly, in US also, IT sector stocks are doing much worse than the broader market. And that is the trend in India also. So if you look at the markets today, you mentioned about Bank Nifty went down by only 1%. Any rise in the discount rate by the Fed Reserve or the repo rate by the central bank again in its next meeting would mean that the banks can charge a higher rate of interest unless there's a corresponding increase in the deposit rate as well. So Bank Nifty stocks, you have bellwether stocks really going up, outperforming the market. What's the action likely to be next week when market reopens? We know the FIIs were the net sellers to the tune of 3,260 crore rupees today. But let's not forget that there were net buyers and sellers to the tune of more than 25,000 crore rupees. So Arjun, beginning now to end of this month, we have 2-3 major events happening. On 21st, we are going to see the US Federal Reserve announce a decision. See, 75 basis point hike is kind of baked into the market. But many people are now talking about a 100 basis point hike by the US Fed. I think it will be madness, but they might do it. So I don't know, but I think that is pretty much there. And then towards the end of this month, the RBI will be holding its monetary policy, and we are likely to see RBI also raise interest rates. Although my own sense is that RBI will not be very hawkish, because we had one NPC member, Ashima Goel, very recently saying that they must support growth also. So I think RBI is not very hawkish. We may not see RBI jacking rates up very sharply. However, there will be upward pressure on interest rates. Having said that, what we have seen lately is that banks,
they stand to gain from interest rate increases because their margins are going higher. And fortunately for Indian banks, credit offtake is also good. So usually when interest rates go higher, the credit offtake goes down and companies are not able to borrow. But in India, fortunately, because of strong growth, credit cycle is also on the upswing and margins also upswing. And therefore, I think the banks in India particularly, they seem to be doing very well. पुनीत जी, हम आपका ध्यान दो बिंदुओं पर आकृष्ट करना चाहेंगे. एक तो आज की जो कह लें कारोबार में हम रियल्टी सेक्टर में बड़ी गिरावट देख रहे हैं, लगभग 3.5% की. उसके पीछे कोई तात्कालिक कारण या कह लें कि आने वाले दिनों में इसके भविष्य बहुत अच्छे नहीं दिख रहे. ये एक बिंदु. और दूसरा बिंदु, मुद्रास्फीति की आशंका पूरी दुनिया में और विशेष रूप से अमेरिका में देखी जा रही है, जिससे कि हमारा देश भी प्रभावित हो रहा है. तो ऐसे में क्या आसार लग रहा है? 60 के स्तर से हम फिर नीचे की ओर शेयर बाजार आ रहा, तो शेयर बाजार निकट भविष्य में नीचे की ओर जाएगा इन आशंकाओं के मद्देनजर, या फिर से जो वृहत हमारी आर्थिक धारणाएं हैं वो मजबूत हैं और अपना कम से कम भारतीय बाजार बेहतर प्रदर्शन करेगा? तो मनोज जी, आपके इस सवाल में कई सवाल हुए हैं तो मैं कोशिश करता हूं उनका जवाब देने की. पहली बात यह है कि इन्फ्लेशन जो है वो काफी परसिस्ट कर रहा है ओवरसीज मार्केट में. इंडिया में इन्फ्लेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी यूएसए में है, और वहां पर लेबर मार्केट बहुत टाइट है. इंडिया में लेबर मार्केट टाइट नहीं है, तो हम इन्फ्लेशन का हमें उतना असर नहीं पड़ रहा. लेकिन यूएस में यदि इन्फ्लेशन ऊपर रहता है तो यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता रहेगा और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ वहां अफेक्ट होगी, जिससे कि पूरे विश्व में उसका असर नेगेटिव पड़ सकता है. भारत का जहां तक सवाल है कि क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, मेरा अपना अनुमान यह है कि यहाँ के जो शेयर बाजार है उस पर बहुत नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा. हमने ज्यादातर अमेरिका में जब जैसे कहते हैं कि वहां पर कोई प्रॉब्लम आती है तो एफआईआईज इंडिया में बेचती है, ऐसा हुआ है. लेकिन अब की बार वो सेलिंग एब्जॉर्ब होने की वजह से बाय डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हमारे शेयर बाजारों में काफी मजबूती रही है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी ये मजबूती बरकरार रहेगी. थोड़ा बहुत हम गिरावट देख सकते हैं. 60,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल था, वहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ा बाजार नीचे आया. पर मेरा अनुमान यह है कि भारत की जो फंडामेंटल्स है बहुत अच्छे हैं, स्टॉक मार्केट यहाँ पर अच्छी रहेगी. दूसरा, मेरे अनुमान से यूएस में भी आने वाले 2 या 3 महीने में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की जो गति है वो कब आ जाएगी. यूएस फेड अब और इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, तो वहां भी वो पॉजिटिव सेंटिमेंट रहेगा. कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि आने वाले 5 या 6 महीने मेरे हिसाब से मार्केट्स में हम एक अच्छा अपट्रेंड देख सकते हैं, बिगनिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, दैट इज अक्टूबर. Puneet, you mentioned about the Fed's meeting on the 21st and the 22nd when they would finalize what the discount rate is going to be, whether it would be a 75 basis point hike or a 100 basis point hike. We're talking about near term, which is from Monday to Wednesday, Thursday. How do you see the markets next week in this 3-4 day period? Volatility has gone up by 8% in today's trade. How do you see Monday to Thursday? So, Arjun, my own sense is that we are going to see a volatile and a subdued market. See, nobody is going to take big risks ahead of the US Fed meeting. If at all, the market will react after the Fed announces the interest rate policy. And if it is 75 basis points, my own guess is that markets will rally. They will go up. If they raise rates by 100 basis points, which is to my mind very unlikely, then markets will of course take it very negatively and go down. However, I think post this hike, US Fed will have very little headroom to raise rates aggressively. They don't want to tip the economy into recession by raising rates too high. I mean, people keep giving the example of Paul Volcker, who raised rates in America to 20%. But that was 1980s, and that's a different time. I think in today's time and situation, the Fed may not raise rates beyond 4.5%. So my own guess is that we are near the top of the interest rate cycle in US, and therefore markets will be volatile and cautious next week. But after that, they should improve. Well, the dollar index is almost 110. The exchange rate of the rupee and the dollar is at 79.75. Today, the rupee weakened by 4 paise, according to the latest news. What's your take on the hedge for the rupee to the dollar, and more importantly, the
diversion of investment into this particular asset class, which is the American dollar? So, US dollar strength is actually the sum total of what all is happening in the global economy, because money is going out from emerging markets and other markets because of the strength of the US economy vis-a-vis the other economies. The dollar index has risen to all-time high, which is 110. My own, again, it is a matter of assessment really. My own assessment is that we will not see the dollar index rise significantly from current levels. In fact, the Reserve Bank of India has done a very good job of trying to keep the rupee stable around 80 rupees to the dollar. And in that process, we have used up about $60 billion of our foreign exchange reserve, which is not much. See, we had more than $630 billion. We have used up about $60 billion from that to stabilize the rupee and to keep the economy on a stable ground. So I think that was a smart move. We also had a very large forward which RBI had created, which was again very useful. So my own sense is that dollar, we have seen the worst behind us. There may be some 2, 3, 4% up and down. Not even 4%, 4% too large. But I think 1% odd plus minus here and there. But I think the dollar should stabilize around these levels. If you look at what is happening to gold has got hammered completely. And gold in rupee terms is now down to 49,000, which is very low in recent terms. So clearly, I think playing the dollar is not a very smart thing to do right now when it is near its top. श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से होंगे हाजिर लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों से तेज गति से तकनीक और डिजिटलीकरण अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने मुंबई में लघु उद्योग भारती के महाराष्ट्र अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण को जल्दी अपनाकर भारत के अमृतकाल में एक बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को अपनी दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी जैसी तकनीकों की आवश्यकता और उपयोग की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने एमएसएमई को अपने सहयोगियों की मदद से डेटा आधारित अनुसंधान करने के लिए कहा और इसमें सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के शोध से एमएसएमई को अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में तेज गति से उभर सकेगा। हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे दो बिंदुओं पर पुनी जी। एक तो कि जो हमारे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम क्षेत्र हैं, वहां पर आईटी कह लेंगे तकनीक की और खास तौर से डिजिटलीकरण की कितनी संभावनाएं और किस रूप में ये पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने में कामयाब हो सकते हैं। मनोज जी, देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं आपको बताता हूँ कि यदि भारत को आगे बढ़ना है तो हमारे जो एमएसएमईज हैं और ना सिर्फ बड़े शहरों में, जो छोटे मध्यम शहर हैं, वहां पर जो एमएसएमईज हैं उनको हमें लाना होगा आगे। और उसको लाने का एक ही तरीका है कि हमारा नेशनल मार्केट प्लेस हो, यानी जो छोटे शहरों में सामान बन रहा है वो बड़े शहरों में आकर के बिक सके, वो मार्केटिंग चैनल्स हो। उसके लिए एक बहुत बड़ी कदम सरकार उठा रही है और वो सरकार उठा रही है जो प्लेटफॉर्म कंपनी, एक ई कॉमर्स साइट गवर्नमेंट काम कर रही है। जैसे आप देखते हैं दूसरी ई कॉमर्स बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो बहुत पैसा लेती हैं वहां पर माल बेचने के लिए। तो एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आ रहा है जो पूरी ई कॉमर्स
साइट होगी और उसके ऊपर ये एमएसएमईज जो है दूसरी कंपनीज भी अपने माल बेच पाएंगी। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कदम है और ये रेवोल्यूशनाइज करेगा एमएसएमईज की मार्केटिंग को इंडिया के अंदर। देखिए, बनाने में हमारी क्षमता कम नहीं है, लेकिन बेचने में एमएसएमईज को बहुत परेशानी होती है, तो एक वो बड़ा कदम है। उसके साथ ही जो दूसरा कदम, और ये दोनों चीजें मुझे लगता है कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करेंगी, वो है डिजिटल पेमेंट्स। क्योंकि ये पेमेंट जो यूपीआई के द्वारा जो पेमेंट है या एनपीसीआई के द्वारा जो पेमेंट हो रही है, ये उसको एनेबल करेगी, ई कॉमर्स को एनेबल करेगी। तो जब ये नोड लॉन्च होगा, और मुझे लगता है कि अगले 1 या 2 महीनों में शायद ये लॉन्च होने की बात हो रही है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उससे एमएसएमईज को बहुत बड़ा एक मौका मिलेगा। उसके लिए उन्हें अपने आप को तैयार जरूर करना पड़ेगा। देखिए, एमएसएमईज को वो तकनीक अडॉप्ट करनी पड़ेगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी और उससे जुड़ना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक बिंदु की और आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा पुनीत जी, वो है ये कि वित्त मंत्री ने कहा है कि इस क्षेत्र को अपने सहयोगियों का साथ लेकर डेटा बेस्ड रिसर्च करना चाहिए। ये डेटा बेस्ड रिसर्च और उस पर कह लें कि उसके आंकड़े आम तौर पर कह लें कि जो बड़ा डोमेन है उसमें नहीं आ पाते और हम समझ नहीं पाते। तो एक तो खुद ये क्षेत्र यानी मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योग का अपना विशाल क्षेत्र है और इनका यदि आंकड़े आने लगे R&D से संबंधित तो वह कितना बड़ा आयाम उत्पन्न कर सकता है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि आसान भाषा में ये क्या कहना चाह रहे हैं। जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो पूरे देश में फैले हुए हैं, सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, बड़ी मार्केट के पास नहीं, जो पूरे देश में कस्टमर फैले हुए हैं, उनकी जरूरत क्या है और उस जरूरत से जो मैन्युफैक्चरर है उसको मैच करना। तो मान लीजिए आपका बायर तो है कोयम्बटूर में और उस चीज का हो सकता है मैन्युफैक्चरर जयपुर में हो। अब उन दोनों को ये मालूम होना चाहिए कि इसका बायर वहां पर है कोयम्बटूर में और वो डेटाबेस से आप मैच कर पाएंगे। और जब तक ये नेशनल इंटीग्रेट, और आपको मैं बताता हूँ जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो डेटाबेस के ऊपर बहुत पैसा खर्च करती है, उसको डेवलप करने में, उसको उसके ऊपर अपनी सत्ता बना के रखने में। वो शेयर नहीं करना चाहते इस डेटाबेस को, क्योंकि इस डेटा के बेसिस पे तो वो माल बेचते हैं या वो रेवेन्यू लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सरकार ला रही है और वो एक ओपन सोर्स डेटा होगा, उसमें आप छोटा कोई भी मैन्युफैक्चरर है उसको पास मालूम होगा कि बायर कहाँ है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल वित्त मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जब तक इस क्षेत्र में क्षमता नहीं बढ़ाएंगे एमएसएमईज, तब तक उनको पूरा फायदा नहीं होगा इस चीज का। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार। अमेरिका में कल हुई गिरावट का असर आज एशियाई निवेशकों पर भी दिखा। सिंगापुर को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर कुल मिलाकर मुनाफा वसूली तेज रही। बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2.3% लुढ़क गया। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 1.1% की गिरावट हुई। हांगकांग का हैंग सेंग 0.9% नीचे आ गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.8% की कमी देखने को मिले। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार पर ध्यान दें तो वहां समाचार तैयार किए जाने तक नरमी देखी जा रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.1% नीचे चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 में 1.3% की गिरावट थी। उधर जर्मनी का डैक्स 1.7% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। Puneet, we're getting some data from China's macro economy where retail sales has gone up by 5.4% in the month of August. Many are attributing it to the COVID-induced lockdown or vice versa. While at the same time, industrial production has also gone up by 4.2% in August. What is this data telling you about China, especially in the background of the real estate market in a major slump? So, Arjun, because of lack of official data, I'm just relying on anecdotal evidence that we are getting from reports on the ground. We were told that almost 1/3 of China was under lockdown until recently because of zero COVID policy.
But now they haven't officially said so, but I think they're reopening China because they've now realized the economic pain that they're suffering. The projections for Chinese growth have come down to 3% for the year. So I think China will gradually reopen the economy, reopen its ports, its markets, and that is what is being reflected in this data that we're talking about. However, the problems of the Chinese real estate market are far more enduring because that is not going to go away merely by opening up the economy. The builders are in very bad situation. There are huge debts. Mortgages are not being paid. So clearly that is going to take time. However, China is a very large economy. It's a $13 trillion economy. So let's not kid ourselves that they're going to go down or something. They're going to slow down a little bit, and we need China to grow. It is not that we want China to be in distress. I think if China is growing, will grow, it will stabilize the world economy and also bring down inflation. So my own sense is that China will now start gradually opening up. That is what we are hearing on the ground. I don't know what officially position and what declarations they will make, but that appears to be the situation. Well, let's have a look at the U.S. market now. Wall Street ended sharply lower yesterday as a raft of economic data failed to alter the expected course of aggressive tightening by the Fed Reserve amid growing warnings of global recession. The Dow Jones Industrial Average Index was down 0.6%, the S&P 500 declined 1.1%, and the Nasdaq Composite Index fell by 1.4%. Puneet, you spoke about a technical recession coming into the U.S. economy. But once again, the dollar is very strong, reflected in the dollar index. The yield on the bond market is almost nearing 4%, at least for the 2-year G-Sec. Do you see a shift away from equities now to debt instruments, the bond market? Do we see that as a shift there and here as well? So some money will, of course, get shifted to bond market when yields are 4% and inverted yield curve. Because 10-year yield is 3.4% and 2-year yield is 4%. So money will get shifted from 10-year paper to 2-year paper. But having said that, I think equities and there's so much liquidity in USA. The Fed's balance sheet expanded to $9 trillion. They're trying to reduce it. But I think there's enough liquidity in US. Once this interest rate scenario stabilizes, I think the equity markets start picking up irrespective of the bond market performance. And also briefly, we're seeing gold and silver coming down further. The market is open now. So clearly gold and silver in very bad shape right now. And gold, we expected gold to go up because of inflation. It didn't happen. So I think there could be a long-term decline in gold prospects. But right now gold in India is about 49,000 and silver is 55,000. It's really, really tough for them. सोने की चर्चा चली तो हम श्रोताओं को सोने की आज की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। कल की तरह आज भी सोने और चांदी के मूल्यों में समाचार तैयार किए जाने तक नरमी देखी जा रही थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 160 रुपए घटकर 49,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 700 रुपए टूटकर 55,710 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ध्यान दें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में सोना मंदी के साथ $1,674.90 प्रति औंस पर चल रहा था, जबकि चांदी भी गिरावट के साथ $19.05 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। Moving on to the oil market, global crude oil prices were trading up today but on track for a weekly decline as fears of sharp interest rate increases expected to curb global economic growth and fuel demand. In intraday trade, Brent crude was trading around $92 per barrel while WTI crude prices was at $85.95 per barrel. Very briefly, winter is coming up. Do you see prices going up? I don't think so. I think the fundamentals of the oil market are now telling us that there is a demand recession and the prices will remain soft. जी, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज जी। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks declined more than 1.5%. Sensex closes below the 59,000 mark. Nifty settles below 17,600 level. Finance Minister Nirmala Sitharaman appeals to medium, small and micro enterprises for early adoption of technology and digitization. And Brent crude oil prices hover around $92 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.